हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का हम लोग का सेशन है ये बीपीएससी इंटरव्यू पे है और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। इसमें जो जिन सवालों को शामिल किया गया संभवतः इसी में से कोई एक सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और वैसे स्थिति में आपका आंसर क्या होना चाहिए हम लोग आज उसी पे बात करेंगे। और आप अपने आंसर में पिन पॉइंट फोकस्ड वे में रह करके किन बातों को समाहित आप कर सकते हो। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी आंसर आइडियल नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर से बोर्ड को कैसे सेटिस्फाई करते हो और अगर सामने वाले सेटिस्फाइड हैं तो वो आंसर सबसे आइडियल माना जाता है। पर मैंने भी एक प्रयास किया है ताकि आप लोगों को इस पे एक जो प्रॉपर खांचा मिल सके। और आगे मैं ऑप्शनल जो है एंथ्रोपोलॉजी, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को इसमें अभी देने वाला हूँ। दोनों मीडियम में, इंग्लिश हिंदी इनका भी है। तो इसमें मेनली फोकस क्या करना है। तो पहले तो मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूँ कि जो लोग वो इस वीडियो को देख रहे हो तो एटलीस्ट आप न्यू शिक्षा नीति से को आप जानते हो, समझते हो या नहीं समझते हो तो आप एक बार समझ लो। और इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख करके पहले वो समझ लो और फिर यहाँ पे आकर के दोबारा इस वीडियो को देख करके इसके क्वेश्चन को आप आंसर करना कि आपने क्या समझा है और उसका आउटकम क्या रहा है और इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से हम मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हम लेते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा ये है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो जिससे आपका नाम जो भी होगा, बोर्ड का पहला सवाल अगर आपके सामने ही आता है अगर इस टॉपिक पे है तो आपका आंसर में क्या क्या शामिल करोगे। तो जैसे ही ये सवाल होता है तो आपको करना क्या यहाँ पे है, आपको जो शिक्षा जो नीति है जिसको बनाया गया है 5+3+3+4 में, ठीक है। तो आपको उसको एक तुरंत दिमाग में इसको लाना है और यहाँ से आप आंसर अगर गौर करते हो तो आपका आंसर में ये बातें आपको इसको डेप्थ समझ पा रहे हो तो आपको आंसर में एक बात ये होगा। तो आप यहीं से स्टार्ट करना कि यदि किसी देश को बदलना है तो ज़रूरी है उस शिक्षा को बदला जाए और इसी के तहत इस नीति को लाया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद करना, इस शिक्षा नीति पे जो शोध है, ठीक है, जो स्किल है उस पे फोकस ज़्यादा किया गया है। जैसा कि हम देख रहे थे कि जो प्री प्राइमरी है वहाँ भी एक्स्ट्रा करिकुलम की बात किया गया है। जो प्राइमरी है, ठीक है ना, उसमें भी लोकल लैंग्वेज को डाला गया है। जो मिडिल है उसमें भी इंटर्नशिप या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसको डाला गया है। और जो 10+2 में जब हम जाते हैं 12, ठीक है, तो वहाँ भी ये कहा गया है कि भाई इसमें अदर जो एक्टिविटीज़ है बच्चों का उसको भी काउंट किया जाएगा। और 12 जब अंडर ग्रेजुएट में आते हैं तो वहाँ पे कहा गया इसको 4 ईयर किया गया, जिसके 4th ईयर में ये बात कहा गया है कि रिसर्च, ठीक है, जो वर्क होगा वो उसके साथ किसी उसको फाइनल डिग्री दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को रिसर्च पे, स्किल पे इसमें जोर दिया गया है। इससे क्या होगा, देश में नवाचार में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, देश क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और जो अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई देश में नवाचार का बढ़ोतरी करना है और आत्मनिर्भर भारत को बनना है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी था। तीसरा ये भी कह सकते हो इसमें आंसर में कि भाई धन और समय का इसमें बचत होगा, क्योंकि अब तक शिक्षा के प्रति जो उन्मुखता था बच्चों में वो क्या था, बेसिकली कई बच्चे जो प्री प्राइमरी से प्राइमरी में नहीं आ पा रहे थे, प्राइमरी से मिडिल में नहीं आ पा रहे थे, पर इस व्यवस्था के कारण उनका प्री प्राइमरी से प्राइमरी में या मिडिल में और या आगे की शिक्षा में भी रुचि बढ़ेगा, क्योंकि उसका कहीं भी किसी भी स्टेज पे आने के बाद उसको कुछ ना कुछ उसके हाथ में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो डिप्लोमा का डिग्री हो, ठीक है, चाहे उसको प्रॉपर ग्रेजुएशन का डिग्री हो, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बातों को आप ज़रूर अपने आंसर में शामिल करोगे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो हमारे पास जो भी तत्काल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। और इस तरह से ये जो शिक्षा नीति है ये काफ़ी हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैं,
नई शिक्षा नीति से रोजगार के क्षेत्र में क्या बदलाव होगा। हो सकता है आपको या तो पहले सवाल पूछ दिया जाता है, ये पूछो किसी बच्चों से, तो जिन बच्चों से अगर ये सवाल किया गया है तो आप तथ्य को फिर वहीं से लोगे, ठीक है, और आंसर में क्या कंटेंट डालोगे, तो अब यहाँ पे ही डालना शिक्षा नीति में बदलाव का उद्देश्य ही था कि रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार का सृजन करना, और या तो रोजगार को विकसित करना। अब तक जो इंडिया था वो जॉब सीकर था, अब इंडिया जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है। अब इंडिया आत्मनिर्भर होना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, और इसके लिए ज़रूरी था कि शिक्षा में बदलाव किया जाए, और इसी के तहत सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव किया है, और जिसमें इन बातों को जो डाला गया है वो अपने आप में रोजगार वृद्धि की बात करता है। और वो बातें क्या क्या हैं, पहला 6ठे से 8वें के बीच में इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाना, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट पे बल दिया गया है पूरी शिक्षा नीति में कि भाई जिसका जो इंटरेस्ट है, जैसे कोई बच्चा अब 9th क्लास में आने के बाद अपने डिसिप्लिन को चुन सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर सकता है, ठीक है। और साथ में न्यू कैंपस को भी इस्टेब्लिश अभी करने के लिए जो बाहरी जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट किया गया है, ठीक है। और 100 से अधिक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आकर के संस्था बनाएंगे, संस्था लगाएंगे, और कैंपस अपना अपना सेट करेंगे, और उस हिसाब से लोग शिक्षा देंगे। और अब तक जो फॉर्मल एजुकेशन था, ठीक है, तो शिक्षा के दायरे में उसके जगह पे अब इनफॉर्मल एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया है, और इससे क्या होगा, स्किल में कहीं ना कहीं वृद्धि होगा। हो सकता है बोर्ड आपसे ये पूछे यहीं पे कि ठीक है, अगर ये बातें हैं तो स्किल इंडिया प्रोग्राम का क्या हुआ, ठीक है। देखो, व्यक्तिगत अगर मेरा बात कहो, अगर चलो मैं थोड़ा इस आंसर से अलग बात करता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई ये जो शिक्षा नीति है ये है क्या, देखो ये पूरा ही सब कुछ पुराना ही है। गवर्नमेंट एक प्रयास कर रहा है उसको तोड़ करके थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि क्या इसके परिणाम होगा। चूँकि वैसे ही जो गवर्नमेंट हमारी हाईली एक्सपेरिमेंटल गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी, ठीक है। देश का इकोनॉमी बहुत का हाल जो बहुत बुरा है, बहुत जो शिक्षा नीति है मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पर चूँकि आप बोर्ड में बैठे रहोगे और वहाँ पे आप नेगेटिव आंसर नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको उसको सरकार के साथ चलना है, ठीक है। चलो सरकार से इसके साथ चलना है, इस पर एक सवाल मुझे याद आ रहा है। अगला सवाल लेते हैं कि भाई नई शिक्षा नीति में 3 अहम बात क्या है, आप इसको बताइए। हो सकता है आपसे सवाल पूछे कि नई जो शिक्षा नीति है इसमें 3 जो अहम बात है वो बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो पहला आप इसमें आंसर सीधा आंसर करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी कोई भूमिका बगैर बनाए हुए, कि आरंभिक 8 वर्षों तक लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ने का अवसर मिल रहा है इससे लोगों का इंटरेस्ट बिल्डिंग होगा। दूसरा, 3+4 इसमें जो है में स्किल तथा रिसर्च वर्क का बात कहा गया है, और एक कॉमन एडमिशन जो टेस्ट है व्यवस्था किया गया है, और पीएचडी करने में समय कम लगेगा। और ये 3 बातें जो मैंने कहा कि कैट का व्यवस्था, कॉमन एडमिशन टेस्ट का व्यवस्था, ठीक है, जिससे बच्चों को कई सारे संस्थानों में एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा, पीएचडी करने में समय कम लगेगा, 3+4 जो स्किल है कि मतलब में जो रिसर्च पे काफ़ी फोकस किया गया है, और आरंभिक जो वर्ष तक जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ने की बात कहा गया है। और ये बातें, ठीक है ना, ये वो अहम बातें हैं जो शिक्षा नीति का है, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, नई शिक्षा नीति में क्या खामियां हैं, आप उन खामियों पर प्रकाश डालिए या उसके विषय में बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने तरफ से कुछ खामी बताना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन जो मेरा सुझाव है कि आप इस पे बिल्कुल कुछ मत बताना, ठीक है। और उसके जगह पे आप आंसर में इन बातों को शामिल करना कि सर जो लोग नीति बनाए हैं वो सबके सब अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हैं, ठीक है। वो साथ में वो देश के इसमें मतलब इस नीति में देश के हजारों अध्यापकों, प्रतिनिधित्वों, इवन ग्राम पंचायत तक के लोगों का, ठीक है, विचार लिया गया है, और एक प्रकार से समुद्र मंथन के बाद इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसलिए मैं इस पे खामी की बात जो है जहाँ तक है
तो मैं इसमें अपना कोई भी विचार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब तक लागू नहीं होता तब तक इसमें क्या खामियां उजागर नहीं हो सकता है। मेरा आंसर समाप्त हो गया। अब आपका आंसर यहाँ पे, अगर आप कन्विंस हो तो आप ये आंसर दे सकते हो, अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आपके जो भी आपको आंसर आए आप वो देना। पर मैं यही कहूँगा कि कभी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है। और मैंने जिन बातों को शामिल किया है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं लगता है, चूँकि सेंटर में भी ठीक है जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट स्टेट में है, और कोई भी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट के विषय में सुनना नहीं चाहता है। आप बिहार में जा कर के आप नीतीश कुमार के, और आप अगर यूपीएससी का कमीशन बैठे हुए हो और अभी तत्काल प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोलोगे तो ये नहीं सकता है, क्योंकि कमीशन में लोग इन्हीं के होते हैं। सीधा सीधा बात समझ लो आप। अब आगे चलते हैं हम लोग हैं, हमारा अगला सवाल लेते हैं इसमें, इस शिक्षा नीति का क्या क्या चुनौती है, आपसे पूछा जा सकता है इसका चुनौती क्या क्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीधा सीधा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पर्याप्त नहीं है, ठीक है, इसमें जिन बातों को शामिल किया गया ठीक है उसको पूरा करने के लिए। दूसरा है जो मेंटरशिप जो है, जो स्किल जो शिक्षकों में, लेक्चरर में या प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनमें जो स्किल्स होने चाहिए, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के एक बड़ा सा हमारे सामने चुनौती खड़ा रहेगा। तीसरा जो फंड है, वो फंड में अगर कमी होती है इसको लागू करने में, तो फिर से फंड को जो है एकत्रित करना और कैसे किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक चुनौती होगा। ठीक है, और चुनौतियाँ के बावजूद भी सबसे बड़ा जो चुनौती अपने आप में है वो पॉलिटिकल विल का है। ठीक है, तो पॉलिटिकल विल अगर बेहतर है तो हम चुनौती से हम आगे बढ़ जाएंगे, पर पॉलिटिकल विल भी देखना होगा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी होने चाहिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे हैं जो, तो उनमें भी किस तरीके का ट्रेनिंग मिलता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पे चुनौती होंगी, और इन चुनौतियों से हम निपटेंगे तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, इस नीति को लाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देखो, इस नीति के लाने का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है अगर हम लोग देखें तो पहला है कि रोजगार का सृजन करना, दूसरा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा है कि भाई जो वर्क टू होम कल्चर है इसको भी अचीव करना है। उसके बाद डेटा वाइज अगर बात करो तो आप ये लिखोगे 2035 तक जो हाई स्कूल के 50% जो छात्र हैं उसके लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना, और इससे पहले सार्वभौमिक जो व्यक्त साक्षरता है उसको प्राप्त करना है एक। दूसरा यहाँ पे 2030 तक प्री स्कूल से मिडिल स्कूल तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट के अनुपात का भी लक्ष्य रखा गया है कि हमको इतना इनरोलमेंट कराना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि भाई रोजगार सृजन करें, रोजगार सीकर न बने। ठीक है, अब आगे अब सवाल ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि अब तक जो शिक्षा नीति पे जो के लिए जो पैसा जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया अभी तक उसका ही सही से हम उपयोग नहीं कर पाए हैं, और वैसे में अब जो नया अलॉटमेंट है इसका किस प्रकार से खर्च किया जा सकेगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि जीडीपी का जो 6% तक शिक्षा नीति पर जो अभी खर्च करने के लिए जो सरकार ने जो उपलब्ध कराया है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ भी दो चीज़ें चाहिए। एक तो है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका विल होना चाहिए सही, पॉलिटिकल विल सही होना चाहिए, और राज्य सरकार जो शिक्षा के ऊपर जो अलॉटेड फंड है उसे खर्च करने के जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डेवलप हम करने पे भी हम जोर दें। ठीक है, और समय समय पे हम अगर इस प्रकार से काम करते जाते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम जो हमारा लक्ष्य हम उसको अचीव कर सकेंगे। ठीक है, इन सब के बाद एक चीज़, एक लास्ट सवाल आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और सवाल ये होगा कि यह जो नीति है ये बड़े शिक्षा संस्थानों को प्रभावित नहीं करेगा कैसे। ठीक है, तो आप इस सवाल का जब आंसर करो, क्योंकि इसमें कई लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये इससे जो बड़े संस्थान जैसे मान लो IIT वगैरह हैं तो वो डाइल्यूट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो कि मेडिकल के क्षेत्र को छोड़ करके या जो लॉ के क्षेत्र है उसको छोड़ करके शेष क्षेत्रों में जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं
वो इंस्टीट्यूशंस भी ये चाह रहा था कि उसके यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ह्यूमनिटी का भी पढ़ाई हो। और यहाँ तक कि कई इंस्टीट्यूशंस में जैसे IIT दिल्ली हो गया या खड़गपुर हो गया, वहाँ पे ह्यूमनिटी के विषय का जो संचालन है उसका इच्छा शक्ति भी वो लोग जता चुका है, कई जगहों पे शुरू भी किया जा चुका है। और इसी के तब ये निर्णय सरकार ने ली है कि इन संस्थानों में के भीतर भी हम अन्य विषयों को हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तत्कालीन अगर हम इसे 2022 तक लागू करते हैं तो वैसे में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने अल्टीमेट इसको जो फाइनल जो लक्ष्य रखा है 2040 तक रखा हुआ है, लेकिन इसका जो शुरुआत करने के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं। आगे जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो हम आगे हो सकता है हम इसको सेपरेट कर लें, ठीक है। और आप हर बार जब आंसर करो तो आंसर करने के बाद आप एटलीस्ट एक जो भी व्यक्ति सवाल पूछे उनके ही सिर्फ आँखों में नहीं दिखना है, आपका आई रोटेशन में होना चाहिए। आपको कोई सामने कोई लेडीज़ पहले आंसर करती है तो उनको गुड मॉर्निंग में सॉरी पहले उनके तरफ देख करके आपको बात करना है। उसके ठीक बाद आप और भी जो 4 मेंबर होंगे या 3 मेंबर जो भी लोग बैठे होंगे उनकी तरफ आप देखते जाओगे कि भाई आपके जो बात हैं उससे वो कितना एग्रीड हैं कितना नहीं एग्रीड हैं। आप अपने तरफ से किसी भी आंसर पे जिद नहीं करोगे कि आपका आंसर परफेक्ट है, आइडियल है। आप अपना विचार दे सकते हो, सही तरीके से रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में उस समय क्या थॉट आया है। इसलिए इस शिक्षा नीति को तो बिल्कुल से आप लोग पढ़ के इसमें जाना, क्योंकि इसे सवाल नहीं पूछने का सवाल ही नहीं। मैंने कोरोना के लिए वीडियो बना दिया था, आप लोग कोरोना देख सकते हो और ये वीडियो है। इसके बाद मैं अभी ऑप्शनल का भी वीडियो बना कर आप लोगों को दूंगा। चलो, थैंक यू।